नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेपाल अपने प्राकृतिक सौंदर्य और बौद्ध विरासत के लिए मशहूर है, लेकिन इसके बाद भी भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में इस समय प्रदर्शन की आग भड़क रही है। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर धुआं और पत्थरबाजी और सत्ता विरोधी नारों की गूंज है। सरकार के सोशल मीडिया बैन के फैसले के खिलाफ वहां के युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया बैन तो केवल एक बहाना है, असली मुद्दा सरकार का भ्रष्टाचार का। लेकिन सरकार ने जैसे ही सोशल मीडिया को बैन किया, लोगों को एक मुद्दा मिल गया और यह मुद्दा एक आग की तरह नेपाल में फैल गई, जिसको जनरेशन जेड का नाम दिया गया है। बता दें कि युवाओं में एक ऐसा आक्रोश है जिसने सत्ता की बुनियाद को हिला दिया है और नेपाल की अस्थिर राजनीति को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन असली कहानी इससे और कहीं गहरी है। नेपाल की राजधानी मानो अस्थिरता के ऐसे दलदल में फंसी है जहां से निकलना पिछले 17 सालों में किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं हो पाया है। यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे अस्थिर देश कहा जाता है। कारण यह है कि साल 2008 में खत्म हुए राजतंत्र के बाद उजागर हुए लोकतंत्र के बाद भी देश में महज 17 साल में 14 बार सत्ता परिवर्तन हो चुका है और इन 14 सालों में कई प्रधानमंत्री आए और शपथ ली, लेकिन कभी भी देश अस्थिरता से नहीं गुजर पाया है। नेपाल में प्रचंड की सरकार हो या शेख बहादुर देवा या फिर केपी शर्मा ओली, कभी विश्वासघात ने तो कभी गठबंधन की जंग ने, कभी जनता के गुस्सा ने प्रधानमंत्रियों को कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हर बार जनता को एक नया चेहरा मिला, लेकिन अस्थिरता लाने में वह नाकाम रहा। अगर बात करें तो नेपाल में औसतन 14 से 15 महीने में देश को एक नया प्रधानमंत्री मिला है। नेपाल में साल 2006 में राजशाही के खिलाफ हुए जन आंदोलन के बाद 2008 में राजशाही खत्म हुआ और लोकतंत्र का उदय हुआ, लेकिन उसके बाद भी देश को नई दिशा नहीं मिली और हर राजनीतिक दल सत्ता में हिस्सेदारी चाहता था, जिसके चलते प्रधानमंत्री की कुर्सी सत्ता संतुलन का औजार बन गई। इसका नतीजा यह हुआ कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। देश में कई घपले घोटालों के चलते अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतर चुकी। यही कारण है कि राजशाही को हटाने के लिए कभी आंदोलन हुए थे, अब लोग उसी को ज़्यादा बेहतर मानने लगे हैं और राजशाही को फिर से नेपाल में लाने की समय समय पर मांग करते रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस लोकतंत्र में क्या एक बार फिर से नेपाल में राजतंत्र का उदय होगा। अगर ऐसा होता है तो नेपाल, जो कभी हिंदू राष्ट्र कहा जाता था, वह अब नहीं हो पाएगा। लेकिन इस प्रदर्शन के बाद भी एक यह बात निकल कर सामने आई है कि यहाँ प्रदर्शन केवल सरकार के खिलाफ और वहाँ के प्रशासन के खिलाफ नहीं था, वहाँ एक जाति समुदाय के खिलाफ था। क्योंकि नेपाल प्रशासन में चाहे प्रधानमंत्री ओली हों, राष्ट्रपति हों, सेना प्रमुख हों या उच्च पदों पर बैठे अधिकारी हों, वह सभी एक ही जाति समुदाय से थे, जिसको लेकर के लोगों में और आक्रोश हो गया। क्योंकि जो समुदाय इन उच्च पदों पर बैठा था वह महज नेपाल की आबादी का 12% है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश हुआ और उसी के चलते नेपाल आज आग की दहक में जल रहा है। नमस्कार,
ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहें जर्नलिस्ट कैफे के डिजिटल प्लेटफॉर्म।